ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दो वर्ड हैं, पहले आप इनको समझें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो होता है ईसीजी, और इसको जिस मशीन से लेते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये प्रोसेस हम हार्ट की एक्टिविटी के लिए करते हैं। जब हमारा हार्ट काम करता है तो हार्ट में आपको पता है कि हर बीट में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। जब हमारा हार्ट काम करता है, कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, यानी कि सिस्टोल, डायस्टोल और फिर सिस्टोल, ये प्रोसेस लगातार चलती हैं। तो इसको देखने के लिए कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, कितनी देर में एक बीट हो रही है, इसको देखने के लिए हम नॉर्मली 3 इलेक्ट्रोड, 2 तो इसमें हम अपने हाथ पे लगाते हैं और 1 इलेक्ट्रोड हार्ट पे लगाते हैं। तो इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और ये 3 इलेक्ट्रोड लगा के ये दोनों तो हाथ पे और एक अपने लेफ्ट एंकल पे लगा के हम इसको एक मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, और उस मशीन से इसका एक स्क्रीन में इमेज आ जाती है, या इस इमेज को हम कागज पे भी प्रिंट कर लेते हैं, इसका एक प्रिंट निकल जाता है। वो प्रिंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा हार्ट कैसे कर रहा है। अगर ये पैटर्न एक साथ है जैसे इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा हार्ट ठीक काम कर रहा है। और इसमें पी से, जैसे ये दोबारा पी आया है, इस पी से पी तक का टाइम 0.8 सेकंड के लगभग होना चाहिए। अगर इस पे टाइम भी आता है लिखा हुआ, इस पे टाइम के ये इस तरह से बने आते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ऐसे बने आते हैं। तो ये 0.8 तक अगर ये आता है यहाँ से, इसका मतलब हमारा ठीक काम कर रहा है। ये 0.8 सेकंड में एक ईसीजी आ जाता है। ये ईसीजी का पैटर्न रिपीट होता है। अगर ये सेम रिपीट होता है तो हमारा हार्ट ठीक है। इसके लिए आजकल बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनें हैं जिनमें कई सारे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, पूरी छाती पे भी इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ताकि उससे पता लग जाए कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो ये टेक्निक है ईसीजी। संक्षेप में ईसीजी कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो ईसीजी हम कराते हैं, ये ईसीजी इस चीज को देखने के लिए किया जाता है कि हार्ट की जो बीट ठीक हो रही है या नहीं है। इसमें ये जो पी वाला पोर्शन है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑरिकल सिस्टोल करते हैं, जब ऑरिकल सिकुड़ते हैं, तो उसके लिए ये पहला है डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल के लिए पी निशान है, इसमें एक्साइटेशन है, ये डीपोलराइजेशन है। फिर ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए क्यूआरएस है, और टी में ये जो वेंट्रिकल है फिर दोबारा से फैल के उसी स्टेज में आ जाते हैं। ये 3 इसके ये वो डेफिनेट पॉइंट है, पी, क्यूआरएस, ये पूरा का पूरा क्यूआरएस, ये पी और ये टी। इस तरह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता रहता है। ये एक आइडियल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा हार्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर हार्ट में किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो ईसीजी ये गलत सलत आ जाता है, बीच में गैप भी आ जाता है। इसको आपने देखा होगा कई बार पिक्चरों में, नाटकों में, मशीनों पे ये इस तरह की लाइन आ जाती है, बीच में कट भी जाती है, कई बार ये आता ही नहीं है, या इसमें कोई किसी भी तरह का डिफेक्ट हो, या अलग अलग तरह की वेव आती है। यहाँ पे ऐसे आ रहा है, आगे पी, फिर ये यहाँ पे पी, मान लो ऐसे आ गया, या यहाँ पे पी ऐसे आ गया। तो ये जो जब ये पैटर्न चेंज हो जाता है, इसका मतलब हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। उसमें कहाँ दिक्कत है, किस उसमें दिक्कत है, ये डॉक्टर डायग्नोज करके सारा पता लगा लेते हैं। ये एक तरह की डायग्नोस्टिक टेक्निक है, हार्ट का पता लगाने की टेक्निक है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। तो ये टेक्निक है डायग्नोस्टिक टेक्निक, हार्ट को डिफेक्ट का पता लगाना। इसके बाद आता है इसमें डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का हमने पहले जिक्र किया था, हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट 2 बार ब्लड को पंप करता है। मैं इस सर्कुलेशन को आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सर्कुलेशन होता कैसे है। हमारी बॉडी में टोटल सर्कुलेशन, अगर हम बात करें, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड चलेगा, ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को,
लेफ्ट वेंट्रिकल से ये होता हुआ सिस्टेमिक आर्च से अरोटा को, अरोटा से सारी बॉडी में आर्टरीज को, आर्टरीज से आर्टीरियोल को, आर्टीरियोल से फिर ये कैपिलरी में भटके, कैपिलरी टिश्यू लेवल पे है, ये कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पे। अब ये यहाँ से लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड जा रहा है, इसमें ब्लड ये प्योर है, प्योर ब्लड का कलर रेड होता है। अब ये यहाँ कैपिलरी तक गया और ये यहाँ जा कैपिलरी में जाके यहाँ एक्सचेंज हो गया, इसने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और ऑक्सीजन दे दी, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। अब ये कैपिलरी से ये ब्लड इम्प्योर बन गया। अब इस ब्लड का कलर कैसा हो गया, ये ब्लूइश कलर हो गया, ब्लूइश रेड। तो ये इम्प्योर ब्लड बन गया, यहाँ टिश्यू से जो ब्लड हुआ ये इम्प्योर हो गया। अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से कैपिलरी से ये जाएगा वेन्यूल में, वेन्यूल से फिर ये जाएगा वेन में, और वेन से फिर ये जाएगा वेना केवा में, और वेना केवा से फिर ये आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्च में, पल्मोनरी आर्च से फिर ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये ब्लड जाएगा लंग्स में, और लंग्स से ये पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर से लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। ये हमारे हार्ट का साइकिल है। अब इसमें आप देखें, लेफ्ट ऑरिकल से चल के और ये ब्लड राइट ऑरिकल तक आना, यहां तक आना, लेफ्ट ऑरिकल से चल के राइट ऑरिकल में आना, ये तो कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और राइट ऑरिकल से चल के लेफ्ट ऑरिकल में आ जाना, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इस तरह से टोटल ये है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आता है, 2 बार ही हार्ट से जाता है, एक बार प्योर आता है इम्प्योर जाता है, एक बार इम्प्योर आता है प्योर जाता है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। अब यहाँ मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि प्योर और इम्प्योर ब्लड में क्या फर्क है। प्योर ब्लड ही इम्प्योर हो जाता है और इम्प्योर ही प्योर हो जाता है। प्योर ब्लड ने -O2 कर दिया, ये बन गया इम्प्योर, और इसने +CO2 कर लिया। और इम्प्योर ब्लड ने -CO2 कर लिया और +O2 कर दिया, तो ये बन गया प्योर। दोनों ब्लड में केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फर्क है। अगर ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है तो प्योर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है तो इम्प्योर हो जाता है। ये ब्लड में डिफरेंस है प्योर और इम्प्योर का। अब इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट या रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हमारा हार्ट इंटरनली रेगुलेट होता है, अपने आप रेगुलेट होता है। हमारे हार्ट में जो नोडल टिश्यू है, नोडल टिश्यू है हमारे हार्ट में, एक तो एसए नोड है जिसको हम पेसमेकर कहते हैं, और इसके बाद एवी नोड है। एसए नोड में वेव ऑफ कंडक्शन उठती है। एसए नोड से हमारा हार्ट में सबसे पहली जो वेव उठती है वो एसए नोड से उठती है, लेकिन इसका सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में हार्ट के कंट्रोल का सेंटर है। मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का एक पार्ट है जो हाइंड ब्रेन में होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा में कंट्रोलिंग सेंटर है
जो कार्डियक फंक्शन को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से हमारे हार्ट की बीट बढ़ती है, हार्ट की बीट घटती है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मेडुला ऑब्लंगेटा को इनर्वेट करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारे हार्ट की बीट बढ़ती है, उसका असर एसए नोड पे पड़ता है। एसए नोड जब फास्ट काम करेगा हार्ट बीट बढ़ेगी, इससे एवी नोड में जाएगी। एवी नोड से जैसे हमने कंडक्टिंग टिश्यू में बताया था, इससे कहाँ जाता है, इससे ये पुर्किंजे फाइबर में जाएगा, बंडल ऑफ हिस में जाएगा, पुर्किंजे फाइबर में जाएगा बंडल ऑफ हिस के थ्रू, बंडल ऑफ हिस, और जिससे पूरे हार्ट में चला जाता है। और इस तरह से ये वेव ऑफ कंडक्शन हमारे हार्ट की बीट को घटा बढ़ा देती है। जब घटना होता है घट जाता है, बढ़ना होता है बढ़ जाता है, दोनों तरह से इंक्रीज और डिक्रीज इसी के अंडर में है। इसी से कार्डिक आउटपुट ब्लड का सर्कुलेशन घटता बढ़ता है। इस तरह से हमारे हार्ट में ये लगातार रेगुलेशन, ये कंडक्शन चलता रहता है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा डिसऑर्डर ऑफ कार्डिक सिस्टम। इसमें क्या क्या डिसऑर्डर है, क्या क्या कमियां हैं। पहली आती है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपर ब्लड है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर एक पट्टी सी बांधता है आपके शोल्डर पे और उससे वो देख लेता है उसमें कि कितना बीपी है। एक हेल्दी आदमी का बीपी 80 to 120 होना चाहिए। 80 है उसका डायस्टोलिक और 120 है सिस्टोलिक। जब ये ब्लड पंप करता है तो सिस्टोल होता है, तो आगे जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 120 या 40 का गैप होता है, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। हमारा 40 ब्लड प्रेशर है, 80 डायस्टोलिक और 120 सिस्टोलिक, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन जब आदमी किसी कारण से, किसी टेंशन में या किसी बड़ी एज में या इसके नैरो होने की वजह से ये क्या होता है कि ये बीपी बढ़ जाता है। अगर ये बीपी 140 से ऊपर चला जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और कभी कभी ये बीपी 70 से नीचे चला जाता है, वो हाइपोटेंशन है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों ही नुकसान के हैं। लेस देन 70 ये हो जाता है हाइपोटेंशन, कम ब्लड प्रेशर है। एक हाई ब्लड प्रेशर है, एक कम ब्लड प्रेशर है, दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है, हाई ब्लड प्रेशर भी और लो ब्लड प्रेशर भी। हाई ब्लड प्रेशर वाले आदमी को काफी परहेज करना पड़ता है। उसको कोई भी तली हुई चीजें, कोई भी नमक या कोई इस तरह की चीजें ज्यादा नहीं, चिकनाई वगैरह नहीं खानी होती, जबकि लो ब्लड प्रेशर वाले को ये चीजें खूब खानी होती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले का नमक का भी परहेज होता है, चटपटी चीजों का परहेज होता है। तो ये एक डिसऑर्डर है जो कि बड़ी एज में हो जाता है। कई बार ज्यादा सोचने से, ज्यादा चिंता से भी हो जाता है, और इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ लेवल तक। और किसकी दवाइयाँ भी आती हैं, गोलियाँ वगैरह लोग खाते हैं, टेबलेट वगैरह इसकी आती हैं ब्लड कंट्रोल करने की। हाई ब्लड प्रेशर एक ओल्ड एज डिजीज है जो नॉर्मली बड़ी एज में किसी को भी हो जाता है। दूसरा आता है सीएडी। सीएडी ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। हार्ट से जो आर्टरी ब्लड लाती हैं, उन आर्टरी में कई बार क्या होता है, ये आर्टरी है, इस आर्टरी में यहाँ कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सीएडी। जब सीएडी हो जाता है, इसमें कैल्शियम जमा हो सकता है, फास्फोरस जमा हो सकता है, कोई दूसरे पदार्थ जमा हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है। ये नैरो हो जाती है, नैरो हो जाती है तो हमारा बीपी भी बढ़ता है और हमें दिक्कत होती है इसकी वजह से, जिससे कि ये जो इसके अंदर की जगह है, जो ल्यूमन है, ये नैरो हो जाती है। ल्यूमन नैरो होने की वजह से ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पाती और इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारी सीएडी है। सीएडी के लिए आजकल स्टेंट का यूज होता है, वो सीएडी एक कॉमन ट्रीटमेंट है। ये डिजीज थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तीसरी है एंजिना। एंजिना या एंजिना पेक्टोरिस, ये दर्द है जब हार्ट अटैक के टाइम हार्ट की कोई कंडीशन ठीक नहीं हो तो ये छाती में दर्द होता है, इसको कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस जब होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, हमारे हार्ट को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन सप्लाई लेस, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो एंजिना पेक्टोरिस है, तब छाती में दर्द होता है, तब चेस्ट में पेन होता है। एंजिना पेक्टोरिस ये जनरली किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मिडिल एज और बूढ़े लोगों को ज़्यादा होता है। यह केवल तब होता है जब हमारा ब्लड फ्लो ठीक से ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक ना चल रही हो, तो ये एंजिना पेक्टोरिस है। इसके लिए हमें चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके बाद आता है हार्ट फेलियर।
हार्ट फेलियर में हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट की मसल्स जो है उनका जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं होता, तो जिससे हमारे हार्ट को ब्लड पूरा नहीं मिल पाता। हार्ट में जो ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होती तो जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। ये एकदम से, तो ये कुछ कॉमन बीमारी थी हार्ट की जो कि जनरली हो जाती हैं, और इसमें हार्ट डैमेज हो जाता है और इसका फिर कोई इलाज नहीं होता। ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर को आप ध्यान से करें, ध्यान से आप देखेंगे तो ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके, उसके हिसाब से आपने इसको कुछ को पहले भी पढ़ा है, आप इसी को रिवाइज कर लेंगे। ओके।